6-7 महीने की अगर बात की जाए तो लगभग 19 लोगों ने गुलदार के हमले में अपनी जान गंवाई है। बिजनौर के अगर देहात और जंगल से लगे हुए इलाके और गांवों की बात की जाए तो वहाँ सरे शाम खौफ के मारे अंधकार छा जाता है, लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं और ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है जो इंटरनेशनल मीडिया तक छा गया है। अब मैं आपको अगर बिजनौर के राजनेताओं की बात बताऊं तो नहटौर से ओम कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नगीना से मनोज पारस जी हैं जो लंबे समय से वहां पर विधायक रहे हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अगर धामपुर की बात करें तो मूलचंद चौहान जी हैं जो लंबे समय से राजनेता हैं और उनका सपा में बड़ा पद रहा है। अगर मैं बढ़ापुर विधानसभा की बात करूं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुंवर सुशांत सिंह है जो कि विधायक है और बढ़ापुर विधानसभा लोकसभा मुरादाबाद में लगती है जहां के सांसद एसटी हसन हैं और उनका ये बढ़ापुर विधानसभा में अच्छा खासा योगदान है। इन सब नामों को लेते हुए आज तक किसी को ये ख्याल नहीं आया कि 19 से 20 लोग गुलदार के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। ये ख्याल आया तो चंद्रशेखर आज़ाद को जो बिजनौर के कलेक्ट्रेट में इस ठिठुरती हुई सर्दी में धरना देकर बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी हमने उनसे थोड़ा समय लिया है। चंद्रशेखर, ये ख्याल आपको आया, बिजनौर के इतने सारे नेता हैं, मैंने जिनका नाम गिनाया, सत्ता के भी हैं, विपक्ष के भी, क्या बात है? मैं आपसे 4 दिन पहले नाथादोई गांव में सभा में गया। इस मामले को मैंने पहले भी कई बार उठाया। जब मेरे पास एक घटना आई तभी मैंने इसको जिस माध्यम से मैं उठा सकता था, क्योंकि मैं अभी सदन में नहीं, सदन के बाहर ना मैं स्टेट के सदन में हूँ ना सेंटर के, ना यानी कि ना मैं विधानसभा का सदस्य हूँ ना लोकसभा, मैं किसी भी सदन का सदस्य ना होने का मैं सड़क पर आवाज़ उठाता उसको मैंने उठाई और इसके खिलाफ ज्ञापन भी दिलाया। मैं अभी 4 दिन पहले नाथादोई गांव के लोगों से मिलने के लिए गया। वहाँ एक महिला ने मुझे बताया रोड पर कि अभी भी गुलदार का खतरा बना और 25 से ज़्यादा घटनाएं, 25 से ज़्यादा लोगों की जान चली। जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैंने अधिकारियों से बात कर, मैंने कहा 21 तारीख को हम लोग ज्ञापन देके जिलाधिकारी के थ्रू मुख्यमंत्री को ये निवेदन करेंगे कि वो इन परिवारों की सुध ले और सबसे पहले तो जो जिन परिवारों के साथ दुख हो गया है उनके आंसू पोंछने के लिए उनकी आर्थिक मदद करें या जो भी मदद वो कर सकते हैं जिससे कि परिवार अपने पैरों पर चले। दूसरा, भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, इसकी रोकथाम का भी उचित इंतजाम होना चाहिए। मेरे ये कहने के अगले दिन बाद ही एक 12-13 साल की बच्ची को उसकी हत्या कर। मुझे इतनी तकलीफ हुई क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर ये घटना किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी व्यापारी के बच्चे के साथ होती तो शायद सब लोग सुनते, लेकिन ये जो सारी घटना, ये किसान परिवारों के साथ, मजदूर परिवारों के साथ, कमज़ोर वर्गों के परिवारों के साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं और कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं। इसलिए हमने ठाना कि भाई हम जिलाधिकारी से मिलकर इस पर वार्ता करेंगे और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे उन्होंने इसके लिए क्या प्रबंध उठाए। लेकिन यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, 25-26 लोगों की जान जाने के बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं किया, ऐसा इंतजाम नहीं किया जिससे लोगों की जान सुरक्षित रह जाए, तो वो इसलिए सामने नहीं आए। और जब वो सामने नहीं आए तो हमने यहाँ डेरा जमा दिया कि जब तक वो आके, क्योंकि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी की सभा भी यहाँ है, प्रदेश के मुखिया भी यहाँ आएंगे, जब तक इन परिवारों के लिए वो ठोस आश्वासन हमें नहीं देंगे और भविष्य में किसी और परिवार के साथ कोई इस तरह की दुर्घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर नहीं उठेंगे। इसलिए हमने आंदोलन यही जमा दिया, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि इस सरकार को इंसानों से ज़्यादा जानवरों से प्रेम है। अगर इंसानों से जरा सा प्रेम होता और आदमी की जीवन की जरा सी वैल्यू होती इनकी नज़रों में, तो 25-26 लोगों की जान जाने के बाद भी आज भी अधिकारी आराम से अपने कमरों में नहीं सो रहे थे, आज भी नेता अपने कमरों में नहीं सो। जिन नेताओं ने नहीं किया कुछ, मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हमारे वर्ग का कार्यकर्ता नेता की जिम्मेदारी, उनके दिल में भी ठीक थी। एक माँ मेरे पास आई जो रो रही थी, जिसने बताया मुझे कि मैं खेत से लौट रही, मैं और मेरी बेटी 19 साल की थी, उसका विवाह हमने तय कर दिया था और उसको गुलदार मेरे सामने उठा के खींचता बने। एक पिता जो किसान पिता है, जिनका 22-23 साल का एक ही बेटा था, जिसको वो पानी लेने गया, वो गुलदार उसको खेत में से उठा ले गया
किसी का वो हाथ खा लेता है, किसी भी एक बच्चा जो 10 साल का था सिर्फ उसकी गर्दन मिली, बाकी सारा शरीर गुलदार ने खा लिया। नफसत हत्याएं गुलदार द्वारा की जा रही है, लेकिन सरकार, इनके पास गाय के लिए स्थान है, इनके पास और जंतु के स्थान, लेकिन वो गुलदार जो लोगों की जान से खेल रहा है। आदमी घर से निकलता है अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन वो खुद भोजन बन जा रहा है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा। पहले तो किसान के साथ प्राकृतिक मार है, कभी पाला, कभी समय पर बारिश ना होना, कभी और तमाम तरह की मुसीबतें, फिर सरकारी मार है कि उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। अब ये जो मार गुलदार की मार हो रही है, एक आवारा पशु की मार भी उसके साथ, जब फसल खड़ी तो उसको आवारा पशु खराब कर देते हैं। इन सब मार के बावजूद आज वो अपने खेत पर भी नहीं जा रहा, बेबस हो गया, क्योंकि जब जाता है तो जान का डर। मजदूर जिनकी जीविका चलती है इन्हीं कामों से, वो घर से नहीं निकल पा रहे, महिलाएं नहीं निकल पा रही हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है, और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इतना भय का माहौल है, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी, हमारे कप्तान साहब और तमाम सब लोग, जहाँ के जिम्मेदार जो लोग हैं, जिनकी जवाबदेही बनती है, जो लोग तनख्वाह लेते हैं वो चैन से बैठे। तो मैं भले ही मुझे तनख्वाह ना मिलती, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बैठती है कि इन माँओं की, बहनों की, इन बच्चों की, बुजुर्गों की, जिन्होंने अपना पति खोया, जिन्होंने अपना भाई खोया, जिन्होंने अपनी बहन खोई, जिन्होंने अपने माँ पिता खोए, उनकी आवाज़ उठाने का काम करूँ। इसलिए आज हम लोग इस भारी ठंड में, मैं और धन्यवाद दूंगा हमारे साथियों का कि वो डटे हुए। आज तो हम चंद लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे, कल से हम इस निर्णय को बहुत मजबूत चलाएंगे, सरकार को बताएंगे कि जब गरीबों की आवाज़ नहीं सुन जाएगी और उनको कुचलने का इंतजाम किया जाएगा, तो फिर लड़ाई लड़नी पड़ती है। उस लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। कितने समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? किसी प्रतिनिधि ने, डीएम साहब ने या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आपको कांटेक्ट नहीं किया? 6:15 बज गए, मैं 2 बजे आया, तो क्या 4.25 लगता घंटे है हो गए। क्यों आपको इग्नोर कर रहा है? इग्नोर नहीं कर रहे, उनकी हैसियत नहीं जवाब देनी। सवाल ये है, एक आदमी है जिसका अपराध नहीं होता, वो जवाब दे सकता है। एक आदमी की आंखों के सामने उसके रहते इतना बड़ा अपराध हुआ है, उनकी हैसियत नहीं कि वो जवाब दे सके। इसलिए वो कभी कहते हैं एडीएम को ज्ञापन दे दो, कभी कुछ और बताते हैं। झूठ बोलना भी एक अधिकारी के लिए शोभा नहीं देता। यहाँ जिलाधिकारी खुद मौजूद थे, वो यहाँ से सीधे आवास पर चले गए, कभी कहते 4 लोग आवास पर गए। तो क्यों? ये जनता, इन जनता से के साथ बैठने, इनके जवाब देने में क्यों कुछ जोर पड़ता है? जिस जनता के टैक्स की, मेहनत की कमाई को, खून पसीने की कमाई से तनख्वाह लेते हो, उन जनता के बीच में जाने में तकलीफ होती है क्या? तो मैं चाहता तो उनके दफ्तर में जाकर उनसे मिल लेता, लेकिन जनता के बीच उनको जवाब देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने 3 महीने काम क्यों नहीं किया। 4-5 महीने से घटना हो रही है और आगे उन पर क्या बंदोबस्त है। आपको जानकर अचरज होगा कि जितने गुलदार यहाँ घूम रहे हैं, उसके 1/4 भी व्यवस्था पिंजरों की सरकार ने, जिलाधिकारी ने नहीं, क्योंकि ये सारे लोग किसान परिवार के, मजदूर परिवार के, और वो जातियाँ हैं जो दलित पिछड़े वर्ग की, मुस्लिम वर्ग की हैं, जिनकी ना कोई हैसियत है राजनीति की वजह से, राजनीति में कमज़ोर होने की वजह से, और ना जिनकी सुनवाई कोई करना चाहता। ये सिर्फ वोटर बने हुए हैं, या फिर इनके लिए समय नहीं है, ना पुलिस के पास, ना प्रशासन के पास, ना सरकार के पास। तो चंद्रशेखर आज़ाद इनका बेटा, इनके भाई की जिम्मेदारी बनती है। और आपको याद होगा, यही तारीख थी जब मैं दिल्ली की जामा मस्जिद से जेल गया था, NRC के अंदर। यही तारीख थी, 21 दिसंबर का दिन था, और सुबह 2:30 बजे मैंने गिरफ्तार दी। वो भी गिरफ्तारी मेरी इसलिए थी कि वो देश को एकता अखंडता को बचाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, और ये भी जनहित की लड़ाई है, इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मैंने कहा भी अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो तानाशाही करना चाहते हो तो जेल भेज दो, हम जेल के लिए भी तैयार। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जेल जाना। क्या मांगे हैं आपकी इन लोगों? मांगे ये हैं कि उन परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले, और जो घायल हैं उनको 5 लाख का मुआवजा मिले, और बकाया बाकी लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो। एक उचित सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वो आर्मी लगाएं, चाहे वो अर्धसैनिक बल लगाएं, चाहे पुलिस लगाएं, चाहे डीएम साहब खुद जाए कुर्सी बिछा के बैठे या एसपी साहब बैठे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जाएं, लेकिन आदमी के, गरीब व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए, जिसके लिए वो टैक्स देता है, सारे काम करता है। उसके जीवन की रक्षा के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो करे, और एक सुरक्षित माहौल दे कि लोग अपने परिवार को, अपने घर को, किसी को ये एहसास ना हो। आपको जान के अचरज होगा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ के बताया, जब उनको सूचना मिली मैं आ रहा हूँ, कि हम सुबह घर से निकलते हैं भोजन कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, लेकिन हमें ये भय होता है कि हम घर तक पहुँच पाएंगे। आप ये समझो, इतने भय के उसमें, और लोग यहाँ जी रहे हैं, और अधिकारी कर्मचारी कंबल ओढ़ के घर में सोए, अच्छा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये आवाज़ भी आ रही है, ये कानाफूसी भी सुनाई दे रही है कि चंद्रशेखर को चुनाव लड़ना है नगीना से, इसलिए वो ये धरना प्रदर्शन। मुझे जामा मस्जिद से तो चुनाव नहीं लड़ना, वो तो इससे ज़्यादा ठंड की रात।
मुझे दिल्ली में जब पहलवान बेटियों के आंदोलन में मैं इस तरह डटा तब मुझे वहाँ पहलवान बेटियों से कुछ चुनाव की वोट नहीं चाहिए। जब मैं हाथरस के परिवार से के लिए लड़ा तो मुझे वहाँ कोई चुनाव नहीं चल रहा था। जब मैं किसानों के लिए आंदोलन में खड़ा होता था 700 किसान शहीद हुए तब कोई वहाँ चुनाव नहीं था। और चुनाव भी लड़ूंगा मैं, नगीना क्यों नहीं चुनाव लड़ूंगा? जब इन्होंने ऐसे जिन नेताओं को इन्होंने वोट दिया आपने उन्हीं का नाम लिया। उन लोगों ने इनके लिए किया क्या उनका की जिम्मेदारी नहीं बढ़ती थी कि विधानसभा और लोकसभा के पटल पे इस आवाज़ को उठाएं, सरकार से जवाब मांगे और उन लोगों की जान की रक्षा करें? क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया कि वो तनख्वाह लें और घर में बैठ जाए, या वो अपनी पेंशन की व्यवस्था करें इसलिए उन्होंने नेता बनाया? ये तो जनता का मन है कि उन्होंने निकम्मे नालायक नेताओं को खूब देती है। अब वो काम करने वाले व्यक्ति को मौका देना चाहिए। तो नगीना खुद की आवाज़ है, आप नगीना जाके पूछो, आपको लोग बता देंगे कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई बोलने वाला व्यक्ति जो उनकी आवाज़ को लोकसभा के पटल पर उठा के देखिए। बहुत आसान सरकार, सेंटर की सरकार बड़ी सरकार है। लोकसभा का जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, जो सदन का जो व्यक्ति है, जो यहाँ पे लोग चुन के भेजे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी समस्याओं के लिए सदन में आवाज़ उठाए, सरकार से सवाल करे और सरकार उसके लिए इंतजाम करे। जब यहाँ का नेता सदन में जाके कुछ बोलेगा ही नहीं तो यहाँ की समस्याओं का हल कैसे? कितने नौजवान हैं जिनको रोजगार मिल रहा है? महंगाई बेरोजगारी में उनका क्या, सरकार का क्या वो है, क्या रवैया है? किसानों की फसल जो बर्बाद हो रही है उस पर सरकार क्या है? गन्ने का मूल्य अब तक निश्चित नहीं हुआ है, न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, लोगों पर रोजगार नहीं है, महंगाई, और स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं। आप निकल के देखिए, घर से बाजार आने में आदमी ऐसा हो जाता है जैसे वो खेत में से आया हो काम करके। इतनी धूल मिट्टी है सड़कों पर। मैं तो घूम रहा हूँ पिछले बहुत दिनों से और लोगों की समस्या सुन रहा हूँ। लोगों में बहुत गुस्सा है, निराशा है, उनका लोकतंत्र से भरोसा उठ रहा है क्योंकि जिसको वोट देते हैं वो उनको ठगने का काम करता है। अच्छा, मान लीजिए आपका ज्ञापन ले लिया जाता है, तो क्या ये ज्ञापन देना एक फॉर्मेलिटी बन जाएगा बाकी और ज्ञापनों की तरह, या आप आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे? बिल्कुल स्पष्ट है, अगर ज्ञापन नहीं देना होता तो हम किसी को भी नहीं। आईडीएम और तमाम लोग जो चाहते थे कि ज्ञापन दिया जाए, मगर ज्ञापन के साथ साथ जवाबदेही भी। जिलाधिकारी जवाब देंगे, जिलाधिकारी बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक क्या किया, इसकी जानकारी तो जिलाधिकारी देंगे ना। इस जिले के सबसे बड़े अधिकारी यहाँ के जिलाधिकारी, और वो इसलिए वो क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं इसलिए छिप रहे हैं। कब तक छिपेंगे? या कार्यालय नहीं आएंगे? तो हम तो यहीं तक हैं। अच्छा, मतलब ये स्टैंड आपका कब तक रहेगा? कोई समय सीमा निश्चित है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि अधिकारियों के हाथ में कोई चाबी नहीं तत्काल हो जाएगा, लेकिन जब तक वो प्रयास नहीं करेंगे तब तक तो बदलाव नहीं। वो हमारी बात सुने, हमें आश्वस्त करें, यहाँ से प्रस्ताव बना के मुख्यमंत्री को भेजें। 2 दिन आप मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री का संज्ञान लें, उनकी मदद का वादा करें, विश्वास दिलाएं, मदद करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर इस लड़ाई को हम प्रदेश तक में ले जाएंगे, सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन कराएंगे, और ज़्यादा करना पड़ा तो लखनऊ चलेंगे। जो भी हमसे बन पड़ेगा इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए वो हम करेंगे। अच्छा, आप इस पूरे मुद्दे को फिजिकली मॉनिटर करेंगे जब तक ये सुलझ नहीं जाता? जब सुलझ नहीं जाता, जब तक यहाँ न्याय नहीं होता और इन लोगों की जीवन रक्षा नहीं होती। मैं समझता हूँ एक उंगली कट जाए, एक छोटा सा हिस्सा कुछ कांटा चुभ जाए, तकलीफ होती है। उनसे पूछो जिनकी बच्चियों को, जिनके बच्चों को, जिनके पिता को, जिनकी माँ को गुलदार उठा लेगा और नोच नोच के उनकी तकलीफ, उनकी चीखों को अगर एहसास है तो, अगर सरकार को नहीं है, प्रशासन को नहीं है, तो मुझे उनकी तकलीफ का भी एहसास है। मुझे भय भी है किसी माँ, किसी बहन, बेटी, बच्चे, पिता, बुजुर्ग, किसी भाई के साथ ऐसा ना, उनकी ज़िंदगी खिलवाड़ना, इसलिए मैं यहाँ था। अच्छा, ये जो सुखबुगाहट ऐसी राजनीति सब लोग करनी चाहिए। अच्छा, ये जो सुनाई आ रही है कि चंद्रशेखर को नगीना से चुनाव लड़ना है, अगर आपका ऐसा मतलब है तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपने नगीना को क्यों चुना? उसकी क्या? आज मैं चुनावी कोई बात नहीं करती। चुनाव बात करने के लिए बहुत समय है, अभी चुनाव आया भी नहीं है। अभी तो ये भी नहीं पता कोई आके यहाँ गोली चला देगा। कोई कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में सरेआम गोलियाँ चलती। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कोई यहाँ के गोली चला दे, कोई हत्या कर दे। सरकार का कहना तो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ, मुझे गोली लगी हुई, आपको पता है, किसी सरकार के नेतृत्व में लगी। मुझे वो कहते ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं थी, मैं तो बैठा हूँ ना। मेरे जैसे व्यक्ति को सरेआम गोली लगी, फिर आप ये कह दें कि सुरक्षित है तो मैं मान दूँगा। मैं तो खुद पीड़ित रहा, मुझे खुद गोली 4 गोली चली, और ऐसी ऐतिहासिक जगह चली देवबंद में जिसका दुनिया में नाम है। तो कहने से नहीं होता ना, करके दिखाना पड़ता है। आज बहुत सारे निर्दोष लोग जेल पड़े हैं और बहुत सारे लोगों की ज़मीनों पे भाजपा के लोगों ने कब्जा कर लिया, लोग परेशान।
लोग त्रस्त हैं, लेकिन सरकार चुप है। इसका मतलब सरकार ने गलत किया है। सरकार की हैसियत नहीं होनी, जनता के बीच जाकर जवाब। तो पिछले 6 घंटे से चंद्रशेखर आज़ाद बिजनौर कलेक्ट्रेट में धरना दिए हुए बैठे हैं। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिलाधिकारी आए, उनके सवालों के जवाब दें और उनका ज्ञापन एक्सेप्ट करें।